तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। कहा, नागरिकों को हक न मिले तो हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। हो रहा है नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। जल्द भारत आएंगी कई विदेशी वैक्सीन। डीसीजीआई ने दोबारा ट्रायल वाला नियम हटाया। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के जल्दी भारत में आने की उम्मीद बढ़ी। केरल विधानसभा में निःशुल्क टीके की मांग का प्रस्ताव हुआ पारित। केंद्र सभी राज्यों को फ्री में दे वैक्सीन। राज्य में टीके की भारी कमी के बीच सरकार की ओर से विधानसभा में रखा गया प्रस्ताव। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरेगी बीजेपी। विधायकों की नाराजगी के बीच पार्टी ने योगी पर ही दांव लगाने के दिए संकेत। महामारी के बीच पार्टी के कई विधायकों ने योगी के नेतृत्व पर उठाए थे सवाल। और शेयर बाजार में दूसरे दिन भी उतार चढ़ाव का दौर जारी। सेंसेक्स 85 अंकों की गिरावट के साथ 51,849 पर हुआ बंद। निफ्टी 1 अंक की तेजी के साथ 15,576 पर हुआ बंद। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। अलापन ने अपने जवाब में कहा है कि मैंने दायित्व पालन में कभी किसी तरह की कोताही नहीं बरती है, हमेशा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। अलापन भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस की जो भाषा थी उसमें साफ है कि केंद्र अलापन को माफ करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि हम अलापन के साथ खड़े रहेंगे। बंगाल सरकार अलापन बंदोपाध्याय का हर कदम पर साथ देगी। लेकिन ममता से जब अलापन को दिए गए नोटिस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने अलापन को केंद्र की ओर से भेजे गए नोटिस को ही गलत करार दिया। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ नोटिस नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार ने जो नोटिस भेजा था उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस पर चक्रवात यास से बंगाल को पहुंचे नुकसान का आकलन के लिए बुलाई गई बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को इंतजार क्यों कराया और बाद में बैठक छोड़कर चले गए। सीबीएसई आईसीएसई के बाद अब राज्य बोर्डों के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा है कि छात्रों के हित में वो भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दे और सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दें, लेकिन छात्रों को मार्क्स किस आधार पर दिए जाएं। जब से पीएम मोदी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है, तब से ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग और सीबीएसई ने ये तय नहीं किया है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन पीएम मोदी ने बैठक में सीबीएसई के अफसरों से कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के रिजल्ट को मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। साथ ही सीबीएसई बोर्ड से ये सहूलियत देने के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता तो उसे ऑफलाइन एग्जाम का पूरा मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं हालात में होगा जब महामारी को लेकर स्थितियां सामान्य होंगी। वहीं गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एचएससी कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से आयोजित होनी थी। इस बीच एसएससी कक्षा 10वीं की परीक्षा पहले रद्द कर दी गई थी और सभी छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। ये परीक्षाएं 10 से 25 मई तक आयोजित की जानी थी। वहीं मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इससे पहले 10वीं की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को ये तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है और क्या ये संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। अगर गलत पोस्ट से संगठन की छवि खराब होती है तो गलत सामग्री परोसने वाले अधिकारियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। 1972 में इस कानून में संशोधन करते हुए डीओपीटी ने एक नियम को तोड़ा।
नए संशोधन के तहत सेवानिवृत्ति पर आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल संगठनों में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना संगठन के डोमेन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का दावा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये फैसला किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच अंडमान और निकोबार, क्राइम ब्रांच सीआईडी सीबी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं। हाल ही में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें से पुडुचेरी में चुनावों से कुछ समय पहले ही कांग्रेस की सरकार गई थी। बाकी के चारों राज्यों में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी। पार्टी को उम्मीद थी कि असम और केरल में उसे जीत मिलेगी। पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त भी थी। तमिलनाडु में भी जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उसका नेतृत्व डीएमके के हाथों में था। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को सभी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ तमिलनाडु से ही उसे राहत मिली, जहां कांग्रेस की सीटें बढ़ी, साथ ही उसके गठबंधन को 2/3 बहुमत भी हासिल हो गया। लेकिन केरल और असम की हार कांग्रेस को परेशान करने वाली रही। इस हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, विंसेंट पाला और ज्योति मणि को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। कमेटी ने हार के कई कारण बताए हैं। समिति ने कहा कि असम सहित कोई भी राज्य अंदरूनी लड़ाई से अछूता नहीं है। केरल अंदरूनी लड़ाई की सूची में शीर्ष पर है, जहां ओमान चांडी और रमेश चेन्नीथल्ला के नेतृत्व में 2 गुट एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। असम में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन हार की मुख्य वजह रहा। कुछ क्षेत्रों में इस गठबंधन का लाभ भी मिला, लेकिन पूरे असम की बात की जाए तो एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। चुनाव प्रचार और गठबंधन पर फैसला करते हुए कहा कि ऊपरी असम के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, जहां की अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीत लीं। पश्चिम बंगाल में गठबंधन तैयार करने में बहुत देर कर दी गई। तब तक भाजपा और टीएमसी के बीच वोटों का बंटवारा हो चुका था। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बिना चर्चा के ही एक तरफा फैसला ले रहे थे, जिससे पार्टी के स्थानीय नेता नाराज थे। कमेटी की ओर से टिकट वितरण में हुई गलतियों को भी हार का एक बड़ा कारण माना, लेकिन गुटबाजी सबसे बड़ी वजह रही जिससे पार्टी को हार मिली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 11 मई को विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए ये समिति बनाई थी। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा था, हमें स्पष्ट रूप से ये समझने की जरूरत है कि हम कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जूही चावला ने 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। अपनी याचिका में जूही चावला ने इससे होने वाले दुष्प्रभावों पर थोड़ा शोध करने का आग्रह किया। सुनवाई से पहले जूही ने आज सुबह ही इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात की कि 5G के साथ रेडिएशन तेजी से कैसे बढ़ेगा और रुचि रखने वाले लोगों से 2 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाली पहली वर्चुअल सुनवाई में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया। हिंदी और अंग्रेजी में एक इंस्टाग्राम वीडियो में बोलते हुए जूही ने कहा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अचानक क्यों उठी और मुकदमा दायर किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं आज नहीं उठी। मैं बोल रही हूं पिछले 10 वर्षों से विकिरण, सुरक्षित सेलफोन का उपयोग, सेलफोन टावर विकिरण और जितना संभव हो सके जागरूकता फैलाने की कोशिश की। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला को कहा कि वो देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला देता है। वैसे केंद्र सरकार 5G नेटवर्क को लेकर आगे बढ़ चुकी है। बल्कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को 22 मई को 5 महीनों में दूसरी बार भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने यह फैसला प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से सलाह के बाद लिया था। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत भी साबित नहीं किया था।
एक अल्पमत सरकार की सलाह पर नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी नेपाल की संसद को भंग करने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, जिस पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा ने अपनी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच का गठन किया था। लेकिन इस बेंच में शामिल जस्टिस तेज बहादुर केसी और जस्टिस बाम कुमार श्रेष्ठ को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए मांग की थी कि जस्टिस केसी और जस्टिस श्रेष्ठ खुद को मामले से अलग करें, लेकिन इन दोनों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ता देख इस संवैधानिक पीठ के 2 अन्य सदस्य जस्टिस दीपक कुमार कार्की और जस्टिस आनंद मोहन भट्टाराई ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस को संवैधानिक बेंच दोबारा से गठित करने की जरूरत पड़ गई। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जस्टिस श्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकरण को रद्द किया था, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा भंग करने की नौबत आई और जस्टिस तेज बहादुर केसी उस पीठ में थे जिसने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकरण को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि ये दोनों न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, लेकिन श्रेष्ठ और केसी ने इस अपील को नहीं माना, जिसके बाद ऐसे हालात बन गए कि 2 अन्य न्यायाधीशों ने पीठ से खुद को अलग कर दिया। नेपाली संसद भंग होने के मामले की आज सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन अब 6 जून को इस मामले की सुनवाई होगी और एक नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति श्रेष्ठ और जस्टिस केसी शामिल नहीं होंगे। इस फरवरी को सरकार ने आईटी कानून में बदलाव करते हुए सोशल मीडिया साइटों के लिए नियम तय किए थे। ये नियम 26 मई को लागू भी कर दिए गए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी तमाम कंपनियों ने सरकार के नियमों को स्वीकार कर लिया, लेकिन ट्विटर की ओर से कहा जा रहा था कि उसे 3 महीने का समय और चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई। मामला कोर्ट में पहुंचा तो ट्विटर को नए नियमों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब गूगल की ओर से कहा जा रहा है कि वो इन नियमों को नहीं मानेगा, बल्कि ये नियम उस पर लागू ही नहीं होते हैं। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें गूगल से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन गूगल से ये तस्वीरें नहीं हटी, बल्कि अन्य दूसरी साइटों पर भी पोस्ट कर दी गईं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक आपत्तिजनक सामग्री दिखाने वाली साइट और उस महिला को नोटिस जारी किए, जिसकी याचिका पर एकल न्यायाधीश ने आदेश जारी किया था। पीठ ने उनसे 25 जुलाई तक गूगल की याचिका पर अपना जवाब देने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि वो अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं देगी। दूसरी ओर गूगल ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के अपने आदेश में नए नियम के अनुसार सोशल मीडिया मध्यस्थ के तौर पर उसके सर्च इंजन की गलत तस्वीर पेश की है। न्यायाधीश ने आईटी अधिनियम को विभिन्न धाराओं को मिलाकर आदेश पारित किए हैं, जो कानून में सही नहीं है। सरकार का नया आईटी कानून गूगल पर लागू नहीं होता है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर